गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में आप लोग की यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस जो आपको देते हैं, जिसे हिंदी स्टेट पीसीएस के तौर पर भी जानते हैं, उसमें आज का न्यूज़ एनालिसिस किस प्रकार से हो सकता है और आपके लिए क्यों कौन से न्यूज़ आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस और इंटरव्यू और इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आज का संपादकीय हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय है। तो आज इस संपादकीय के संदर्भ में हम देखेंगे किस प्रकार से आप इसे एग्ज़ाम ओरिएंट न्यूज़ को बना सकते हैं। यह हमारा 239वां क्लास है, यह एपिसोड है। तो लगातार हम न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारे न्यूज़ एनालिसिस से जुड़ने के लिए आपको 599 रुपये पेड करने होंगे। क्लासेज आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, पर इससे रिलेटेड आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए, साथ ही साथ वीकली मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी की पॉइंट है उसे प्राप्त करने के लिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए मात्र 599 एक ईयर की वैलिडिटी के साथ आप दे सकते हैं। आप हमसे लगातार इससे लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि आज का क्या है न्यूज़ जिस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो पहले न्यूज़ पर देखिएगा, औद्योगिक जो अल्कोहल है वो मामले में साथ आए यूपी और बंगाल जैसे राज्य। तो क्या है औद्योगिक अल्कोहल का खबर, किस प्रकार से आप इसे एग्जाम ओरिएंट बना सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी क्रेस फायर टेंडर। तो यह किस प्रकार का उपयोग होता है वायुसेना, इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला स्वदेशी है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है पीडी फैक्ट के तौर पर। भूकंप में तेज झटके के साथ ढला ताइवान। आपको ताइवान में भूकंप के झटके आए हैं, तो सभी भूकंप के क्षेत्र को हम देखेंगे। भूकंप के किस रूप से देखा जाता है, भूकंपीय तरंग क्या होता है, सिस्मोग्राफी क्या होता है, भूकंप का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, भारत में भूकंप जोखिम मानचित्रण क्या है। तो सभी आयाम को हम देखने का प्रयास करेंगे आज के न्यूज एनालिसिस में। मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो इनके सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, जिससे आपको पीटी फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो किस प्रकार के पीटी फैक्ट जो वनडे एग्जाम आप लोग देते हैं। उसके साथ ही साथ उत्तर कोरिया में ठोस ईंधन पर आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, इसके संदर्भ को देखेंगे। मिसाइल किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है, गति के आधार पर, टारपेडो के आधार पर। तो सभी मिसाइल से संबंधित जितनी जानकारी है आज हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर विश्व बैंक का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 7.5% की दर से बढ़ेगी। तो इसके संदर्भ को भी देखेंगे, यह किस प्रकार से हमें लाभ दे सकता है, यह न्यूज़ किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और लास्ट संपादकीय में हम देखेंगे कि भारत को मजबूत होती स्थिति में चिढ़ता है चीन। तो यह न्यूज़ किस प्रकार से संपादकीय जो किस प्रकार के एस्पेक्ट को आपके सामने रख रहा है उसको समझेंगे, या दूसरी भाषा में बोले चीन को उसी भाषा में दिया जाएगा जवाब। टीट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो कैसे आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। वो किस प्रकार से संपादक जो है आज के न्यूज़ को, चीन के खबर को, भारत चीन विवाद के खबर को अपने नज़र से देखता है। तो उसे हम एग्ज़ाम ओरिएंट बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो सबसे पहले आप लोग अगर मेंटरशिप प्राप्त करना हो तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, लाइक से सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। युक्ति आयुष को सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना बेहतर हम लोग उभर कर सामने आएंगे। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, इसे गूगल स्कैनर से डायरेक्ट स्कैन कर इस बार कोड को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मॉर्निंग में, सुबह में आपको कराया जाता है, दोपहर में कराया जाता है और शाम को कराया जाता है। हमारे कमलेश सर आपके लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब उनको भी कीजिएगा। और जो भी बेहतर लगे उनको सपोर्ट कीजिए। और या तो डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर आप युक्ति इस टाइप कीजिएगा, इसी लोगों के साथ हम आपको मिलेंगे, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। लाइव से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर। और साथ ही साथ ऐप भी आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिया गया, जिनको अब जिन व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों को ऐप चलाने में इशू हो रहा था, जिनका लिंक डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो टेलीग्राम चैनल पर पिन किया गया है, या कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाता है। तो इसका आप लोग लाभ जरूर लीजिएगा। चलिए न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ देखते हैं क्या है न्यूज़। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, कुछ इशू हो गया है तो इसको ठीक कर लूँ मैं पहले।
देखिए कुछ कुछ इशू हो जाता है। वन सेकेंड जी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के तौर पर देखिएगा, अल्कोहल जो औद्योगिक अल्कोहल के मामले में साथ आए यूपी और बंगाल। तो देखिए सबसे पहले न्यूज़ को देखेंगे या मामला को सबसे पहले देखें तो ध्यान रखिएगा यह मामला कब का है। प्रधान न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ, जब भी संविधान पीठ बैठती है तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक पीठ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। रीज़न उसके पीछे है कि इससे आपको मूल ढांचा के संदर्भ में आपको क्या मिलेगा, एक न्यूज़ मिल सकता है। दूसरा कि यह नज़ीर पेश करने वाला, आपको नज़ीर पेश करने वाला मामला हो सकता है जो आने वाले समय में यह बहुत से निर्णयों के लिए आपको नज़ीर पेश होगा। इसको आप फिर उसके बाद अभिलेख न्यायालय के तौर पर इसे आप लोग देख सकते हैं। तो संवैधानिक बेंच जब भी बैठती है तो वृहद रूप से परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन के तौर पर देखा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अल्कोहल, जब औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन की बात कर रहा, वितरण की बात कर रहा, आपूर्ति और विनिमय की बात कर रहा, तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों से जुड़े मुद्दे की सुनवाई कर रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध भी इससे प्रभावित है। तो ध्यान रखिएगा, इस न्यूज़ पर जरूर आप लोग की नज़र होनी चाहिए। उसके बाद इसके शक्तियों की जब भी बात होगी तो आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की भी नज़र होनी चाहिए। आपको इसी के साथ 1997 में 7 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाया था। तो ध्यान रखिएगा ये पहले से ही संवैधानिक बेंच इस पर बैठी हुई थी। संवैधानिक बेंच का निर्णय था जो 7 बेंचों का था। आप लोगों को पता होगा संवैधानिक बेंच 5 या 5 से अधिक जजों के संदर्भ में बनता है, उनसे बनाया जाता है। तो 7 बेंच का संवैधानिक बेंच जब निर्णय दिया है तो इससे बड़े बेंचों के द्वारा ही इसके निर्णय को पलटा जा सकता है, या उसको जिस प्रकार से वर्तमान बेंच उस पर निर्णय ले। तो इसके लिए 9 जजों का बेंच बना, और यह हमेशा ध्यान रखिए ऑड नंबर में होगा। 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, क्योंकि बहुमत का भी निर्णय यहाँ लिया जाता है। बहुमत का आपको सिद्धांत लागू होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब औद्योगिक जो अल्कोहल है, उत्पादन पर नियामक शक्ति केंद्र के पास है, अभी भी केंद्र के पास है इसकी शक्तियां। तो इसके संदर्भ में बातें की गई है कि किस प्रकार से राज्यों के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ा संख्या याचिका दायर की गई। 2010 में यह मामला 9 जजों के संविधान पीठ के पास भेज दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा संविधान पीठ के अन्य सदस्यों जस्टिस हरिकेश राय, अभय एस ओका, बाबा बीवी नागरत्ना, तो जैसे लोग न्यायाधीश के तौर पर इस पर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए, केंद्र राज्य संबंध की बात हो रही है, केंद्र राज्य शक्तियों की बात हो रही है। तो इसके मुद्दे में औद्योगिक नीति तो पहले ही फैसला केंद्र के संदर्भ में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसी को लेकर मामला चल रहा है। तो यह मामला को क्या है, ध्यान रखिएगा, औद्योगिक विनियमित करने के मामले में बुधवार को भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और तृणमूल कांग्रेस शासित बंगाल का रुख एक जैसा दिखा। दोनों राज्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि औद्योगिक जो अल्कोहल को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्ति अबाधित और पूर्ण है। औद्योगिक जो अल्कोहल का विनियमित करने के मामले में केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। वहीं औद्योगिक अल्कोहल का अर्थ ऐसा अल्कोहल है जिसका औद्योगिक उपयोग किया जाता है, इसके निर्माण में शीरा प्रमुख है। तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक अल्कोहल को इस रूप से देखिएगा आप लोग कि यह औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है, किसी इंडस्ट्री के उत्पादन के तौर पर किया जाए, जिसमें शीरा का प्रमुख घटक होता है। या आप जो हम लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो कोई व्यक्ति अल्कोहल यूज़ करता है उसके संदर्भ में आपको नहीं देखना, यह औद्योगिक अल्कोहल की बात हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे पीठ जो इसकी बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर आबकारी, शराब और स्पिरिट जैसे अल्कोहल हमेशा ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अल्कोहल सहित आबकारी, शराब, स्पिरिट हमेशा राज्य के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। तो इसे 2010 में जो आपको अल्कोहल उत्पादन नियामक केंद्र शक्ति के पास होगी, जो परिवर्तन किया गया, तो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन माना गया। इसी के संदर्भ में आपको संवैधानिक बेंच बैठी हुई, जो भी निर्णय आएगा तो फिर से केंद्र राज्य संबंध इससे प्रभावित होंगे। राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियों का वितरण है वो प्रभावित होगा। तो यह मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा बनकर उभरेगा। तो इस प्रकार से यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 1997 का मामला था, जिसमें यह मामला 2010 के संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस फैसले में
केंद्र के द्वारा राज्यों की शक्तियों का हनन किया गया, ऐसा मामला बनकर उभर कर सामने आ रहा है। तो जो भी मामले इस फैसले में आएंगे, फैसला जो भी आएगा, तो इसको लेकर आपको क्या होगा, आपको नज़र बना के रखनी है अपने एग्जाम ओरिएंट को लेकर। अब ध्यान रखिएगा, वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी क्रेस फायर टेंडर। देखिए यह हम आज़ादी के इतने दिनों के बाद अपना स्वदेशी क्रेस फायर टेंडर बनाए हैं। तो यह क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, यह पहला स्वदेशी जो रूप से तैयार, डिजाइन और विकसित क्रेस फायर टेंडर, जैसे CFT बोलते हैं, CFT, ध्यान रखिएगा। क्रेस फायर टेंडर विशेष रूप से अग्निशमन इंजन होता है, जो अग्निशमन इंजन होता है, जो आग बुझाने वाला इंजन होता है। इसे हवाई अड्डों और सैन्य हवाई अड्डों के विमानों में आग लगने बुझाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो ध्यान रखिए, यह पहला स्वदेशी अपना क्रेस फायर टेंडर है। तो इसको 291 करोड़ के अनुबंध पर नोएडा के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग फर्म के द्वारा बनाया गया, तो MSME के द्वारा बनाया गया है। तो आपसे PT में प्रश्न पूछेगा कभी, या मेंस में उत्तर आपको देना हो MSME के उपयोग का, तो MSME के इस बनाए गए उपकरण का भी आप जिक्र कर सकते हैं। पहला क्रेस फायर टेंडर आपको बनाया गया है, जो यह क्या करता है, अग्निशमन के तौर पर करता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे न्यूज़ पर देखेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा। हालांकि भूकंप के तेज झटकों से दहला ताइवान, 9 की मौत ही 50 लापता है। इस प्रकार के भूकंप, प्राकृतिक भूकंप जो आते हैं, उसमें मानवीय जो कार्य क्रियाकलाप है वो नगण्य हो जाता है। किसी प्रकार से हम इस प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते जिसमें भूकंप पूर्व हम राहत दे सके। यह अचानक आता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों को तोड़ता है। यह एक पक्षीय स्वरूप जरूर है, पर इससे संबंध में आपको समझने की आवश्यकता, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना। यह प्राकृतिक दोहन संतुलन की स्थिति को बनाने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, संतुलन की स्थिति को बनाने के लिए होता है। जहाँ पर एक जगह असंतुलन हुआ, उसे दूसरे जगह संतुलित किया जाता है। तो ये प्रकृति नियम है जिससे हम और आप बच नहीं सकते। आप और हम जितना दोहन करेंगे प्रकृति का, प्रकृति उतना ही एंटी रिएक्शन वर्क करेगी। इसके लिए भूकंप बार बार आते हैं, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। यह आपके UPSC के GS पेपर 1 में आपदा प्रबंधन के टॉपिक में या भौतिक भूगोल के टॉपिक में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम BPSC की बात करें तो GS पेपर 2 में आ सकता है। GS पेपर 2 में ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उससे आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है क्या क्या जरूरी होता है देखने और समझने की। तो भूकंप को किस रूप से देखा जाता है, तो इसे समझने की आवश्यकता है। भूकंप को सीधा और साधारण अर्थों में देखें, पृथ्वी में कंपन की स्थिति से समझा जा सकता है कि पृथ्वी बनी हुई, उसमें कोई क्षेत्र में कंपन हुआ है। सीधा सा अर्थ समझिएगा, भूकंप का अर्थ वहाँ से लगाइए। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। आपको पता होगा जो कोर सेक्टर है वो मैग्मा का बना है। मैग्मा कहने का मतलब तरल पदार्थ से बना है, सीधा सा अर्थ हम समझे, मैग्मा से बना। और यही इतना कोर सेक्टर में जो कोर है, पृथ्वी का कोर है, कोर बिंदु, वहाँ पे इतना मैग्मा तप्त हो जाता है, वो बाहर निकलता है पृथ्वी के दरारों से। और यह दरार इतना तेज होता है जिससे उस क्षेत्र में क्या होता है, भूकंप आपको आता है, पृथ्वी का संकुचन स्थिति होता है, कंपन उत्पन्न होता है। हालांकि मानवीय प्रभाव भूकंप के कारण बनते हैं, जैसे बड़े और संरचना निर्माण, अतिरिक्त दबाव पड़ता है। मान लीजिए पृथ्वी का वेट आपको 100 kg सहने का है, ठीक है ना, 100 kg सहने का है। अगर मानवीय कृति के आधार पर हम अवसंरचना निर्माण करें, बड़े बड़े डैम बना रहे, पुल बना रहे, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो यह जो अतिरिक्त मान लीजिए हमने इसे क्या कर दिया, 100 सहने की शक्ति ही है, कुल 100, मान लीजिए पृथ्वी का कुल वजन सहने की शक्ति 100 है, पर मानवीय क्रियाकलाप ने बड़े अवसंरचना निर्माण करके आपको 200 kg कर दिया, अर्थात अतिरिक्त 100 kg इसका भार बढ़ा दिया। तो क्या होगा, यह पृथ्वी का जो कोर पॉइंट है इस पर दबाव पड़ता है, और यह दबाव इतना विस्तृत होता है कि ये इसके छोटे से दरार में, जो पृथ्वी का दरार है बाहर निकलने का, उसको फाड़ते हुए पृथ्वी के भूकंप से आपको देखने को मिलता है, ज्वालामुखी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दरार हर जगह होता है। प्लेट आपको पृथ्वी पूरा प्लेटों से बना हुआ है, जिसे हम समझेंगे भी आगे वाले स्लाइड में। उस प्लेट में अपसारी प्लेट या अवसारी प्लेट क्या करता है, एक दूसरे से टकराता है। नवीन प्लेट बड़ी प्लेट छोटे प्लेटों से टकराता है, और एक थोड़ा सा दरार कंपन करता है। यही कंपन आपको भूकंप के तौर पर देखने को मिलता है। दूसरा कारण है
अब मान लीजिए परमाणु परीक्षण अगर अचानक कर दिया, जैसे आपको नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु गिराए गए थे उससे भूकंप क्रिएट हुआ था, या कोई देश परमाणु परीक्षण करता है तो अत्यधिक दबाव पृथ्वी के किसी पार्ट में दिखता है, तो इसका भूकंपीय जोन आपको इसके विपरीत वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के भूकंप आपको देखने को मिलता है मानवीय क्रियाकलाप के आधार पर। अगर हम भूकंप को उत्पन्न तरंगों और भूकंपीय तरंगों को कहा जाता है, जो भूकंप में उत्पन्न तरंग जो होंगे उसको भूकंपीय तरंग कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से गति करती है और ये सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगर पृथ्वी के तरंग में जो भी तरंग आ रहा है PLS, जो भी तरंग आएगा उसको नापने की कौन प्रवृत्ति है, तो सिस्मोग्राफ सबसे उन्नत तकनीक अपनाया जाता है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें तो पृथ्वी के सतह के नीचे, ध्यान रखिए, पृथ्वी के सतह के नीचे जहाँ नीचे स्थान पर जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, और पृथ्वी के सतह के ऊपर स्थित स्थान को जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार भूकंप जो आपको चीज़ें बताई जाती है उसका अर्थ क्या हो, अर्थ क्या आप लगाए इससे देखिए। यहाँ पर सिंपल सा एक मैप दिया हुआ है, देखिए एक प्लेट है, प्लेट यह है, फॉल्ट है जिसे प्लेट कहते हैं। इसका फोकस बिंदु देखिए यहाँ पर है और एपी सेंटर देखिए इसका यहाँ पर दबाव पड़ा, इसका जस्ट ऊपर आपको आएगा, क्या होगा, आपको सतह के ऊपर अधिकेंद्र एपी सेंटर बनेगा। अर्थात हाइपोसेंटर जो फोकस का बिंदु है उसके जस्ट आपको ऊपर आपको बनाया जाता है एपी सेंटर। इसका डेप्थ जो होगा, देखिए डेप्थ के संदर्भ में, तो यहाँ पर जितना डेप्थ आपको ऊपर होगा उसका उतना ही नीचे डेप्थ बनता है। तो इसके लिए भूकंप के प्रकार को हम देखें तो फॉल्ट जोन, विवर्तनिक प्लेट भूकंप होता है, ज्वालामुखी भूकंप होता है, मानव प्रेरित भूकंप होता है। इस प्रकार के भूकंप के प्रकार होते हैं, इसे आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो भूकंप तरंग या सिस्मिक वेव क्या होता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है या जाना, ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे प्राथमिक या अनुदैर्घ्य तरंग, क्लियर है, लॉन्गिट्यूडल वेव इसे कहते हैं, इसे पी वेव भी कहते हैं, अर्थात रूप से जाना जाता। अनुदैर्घ्य तरंग की ध्वनि तरंगों के अनुरूप यह काम करता है। कुल मिलाकर बात यह है इसमें कि अगर इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो प्राथमिक तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग के तौर पर पी वेव होता है। तो प्राथमिक तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होगा, आपको जिग जैक वाले फॉर्म में होगा, क्लियर है, जिसमें हम प्राथमिक तरंग को पी वेव के तौर पर देखते हैं, पी वेव के तौर पर देखते हैं। और ध्यान रखिएगा माध्यमिक या अनुप्रस्थ तरंग जो ट्रांसवर्सल वेव होते हैं उसे एस वेव कहते हैं, इसके रूप में जाना जाता है, जो प्रकाश तरंगों के अनुरूप या ट्रांसवर्सल तरंगे के तौर पर होती है। अब ध्यान रखिएगा सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव जिन्हें कहते हैं, जिसे एल वेव के तौर पर नाम जाना जाता है, यह तब उत्पन्न होता है जब पी वेव सतह से टकराती है। कुल मिलाकर बात की जाएगी, यह जो वेव है एल वेव, जो एस आपको एल वेव है, वो क्या करती है कि जब यह कब होगी, जब पी सतह से टकराएगी, अर्थात यहाँ पर मान लीजिए एक एपी सेंटर बनता है और टकराती है इन कहीं क्षेत्रों पर पी वेव, रेड कलर का जो आपको ब्लैक कलर का जो आपको वेव है वो पी वेव है मान लीजिए, इसी के अपोजिट आपको एल वेव देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए ये आपको एस और वेव का शेडो जोन कहा जाता है, एस वेव का शेडो जोन। तो ध्यान रखिएगा 105 डिग्री से 140 डिग्री तक कोई भूकंप पृथ्वी के क्षेत्र पर नहीं आएगा। रीज़न उसके पीछे है कि जो पी और एस वेव है, ध्यान रखिएगा, पी जो है वो तरल पदार्थों से होकर नहीं जाती है, क्योंकि कोर जो पार्ट है वो तरल मैग्मा के तौर पर देखने को मिलता है। एस जो है अपना परिवर्तन कर लेता है, तो यह जो क्षेत्र है छाया क्षेत्र कहलाता है। यह बहुत बार पीटी में प्रश्न पूछा गया है, कितने डिग्री के बीच को छाया क्षेत्र पृथ्वी का कहते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी आपको रखनी होगी और इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम सिस्मोग्राफ की बात करें, ध्यान रखिएगा सिस्मोग्राफ की बात करते हैं। यह वह उपकरण होता है भूकंपीय तरंगों के प्रति संवेदनशील होता है और इसे भूकंप तीव्रता मापने की मदद करता है, इसमें सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब भूकंप की तीव्रता मापने के लिए अलग अलग पैमाने बनाए गए जिनका उपयोग किया जाए, जैसे रॉसी फॉलर स्केल होता है, मर्केली स्केल होता है, रिक्टर पैमाने होता है। और यह जो रिक्टर पैमाने सबसे अधिक सटीक आपको आकलन करके देता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऐसे सभी जगह इनका उपयोग नहीं होता है, ध्यान रखें, कहीं कहीं आपको इनका भी उपयोग किया जाता है, मार्केली का भी, रॉसी का, फेलर का भी। अब है कि यहाँ पर समझने का प्रयास की जो ग्राफ है, सिस्मोग्राफ जो है, उसमें उपकरण कैसे होता है। ये देखिए एक स्टैंड लगा होता है, स्टैंड में एक भारी ठोस पदार्थ लगा दिया जाए, उसमें पिन लगा दिया जाता है
जो कलर पिन होता है, और एक रोलर होता है। रोलर देख रहे हैं, यह पट्टी रोलर रोलर होता है, यह घूमते रहता है। और ये ठोस स्थान से यह सिस्मोग्राफ पुट होता है, बेस को बांधे रहता है। जब किसी क्षेत्र में भूकंप आता है तो यही पेंडुलम है, देख रहे हैं, यह हिलता है, जिसके आधार पर इस पर क्या होता है, जिग जैग फॉर्म में ये आपको आकलन किया, इसी को आकलित किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर इसको क्या किया जाता है, मापा जाता है, कौन सा तरंग कितना वेव का है। तो इसे हम देखते हैं और समझते हैं। इसी से संबंधित हम क्या करते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अगर हम बात करें भूकंप के वितरण की बात करें तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ी भूकंप पेटी कौन है, परिप्रशांत भूकंपीय पेटी। ध्यान रखिए, जिसे हम इंडो पैसिफिक भी बोलते हैं। प्रशांत महासागर किनारे पाए जाने वाले कुल भूभाग के सबसे बड़े भूकंप क्षेत्र में लगभग 81% इसी क्षेत्र में आता है। अगर हम इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, उपनाम इसको दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, यह प्लेट को आप ध्यान में रखना है, ये जो पृथ्वी का प्लेट है, जिसे हम प्रश्न जब भी आएगा भूकंप से प्रश्न पूछेगा यहाँ से तो इस प्लेट की चर्चा होगी, या जब भी ज्वालामुखी से प्रश्न होगी तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको। तो यह प्लेट के बारे में आपको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि प्रशांत प्लेट कहाँ है, अमेरिकन प्लेट कहाँ पर है, यूरेशियन प्लेट कैसे है, अफ्रीकन प्लेट कैसे है। आपको एग्जाम में याद है नजका प्लेट पूछा गया था, कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए। देखिए, आपको नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, आपको यहाँ से प्रश्न, कैरेबियन प्लेट आपसे प्रश्न के तौर पर, फिलीपींस प्लेट जो फिलिपाइन के क्षेत्र में है। अगर हम बात करें हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो हिंद महासागर क्षेत्र का जो प्लेट है वो हिंद ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, दो अभिसारी और अपसारी सीमा को दर्शाता है। जो छोटे छोटे प्लेट है ये अब क्या है, आपको अपसारी, और जो बड़े बड़े प्लेट है उसको अपसारी सीमा के तौर पर जानकारी दी जाती है। अब इसे नोट याद रखिए, इसे जो सबडक्शन जोन है, सबडक्शन जोन है भूकंप के प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के बीच टूटने के कारण होता है। अगर मान लीजिए दो प्लेट, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, ये इस दोनों प्लेट में जो ज़्यादा गति से आगे पीछे होगा, सभी प्लेट एक दूसरे के बराबर में या ऊपर नीचे आपको सेट हुए हैं पृथ्वी के भूभाग पर। ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लेट आगे बढ़ता है तो यह प्लेट क्या होगा, पीछे इस तरह घसेगा, और यह जो तीव्र होगा वो नीचे वाले प्लेट को दबा देता है। आप जब हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट और हिंद महासागर, देखिए ध्यान रखिएगा, यह यूरेशियन प्लेट है और हिंद महासागर प्लेट जो आपको क्या करता है, आपको हिमालय की गति को बढ़ा देता है। और हिमालय हमेशा नवीन वलित पर्वतों के तौर पर देखने को मिलता है। तो खिसकने की स्थिति में यही जो खिसकन होता है, यही जो फिसलन होता है, यही जो कंपन की स्थिति को उत्पन्न करता है और भूकंप लाता है। अगर एल्पाइड भूकंप बेल्ट की बात करें, जो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट कहा जाता है, जावा सुमात्रा तक हिमालय के भूमध्य अटलांटिक में फैला हुआ यह क्षेत्र जो रीजन है, यह जो रीजन है इसमें बात होती है, तो इसको लेकर यह क्या करता है आपको देखने को मिलता है। यह बेल्ट विश्व का सबसे बड़े भूकंप लगभग 17% हिस्सा शामिल है, जैसे कुछ सबसे विनाशकारी भूकंप के तौर पर देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, हम जब ताइवान या जापान की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पर भूकंप का हमेशा खतरा बना रहता है। तीसरा प्रमुख प्लेट है जलमग्न मध्य अटलांटिक रीजन, जिसे इस रीज का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट अलग विस्तृत होती है, अलग अलग विस्तृत और अलग अलग जाती है। एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, अर्थात बीच का क्षेत्र दरार धसेगा और उसी से भूकंप उत्पन्न होता है। मध्य अटलांटिक जो रीजन है वो क्या करता है, अधिकांश भाग गहरे पानी के अंदर और मानव हस्तक्षेप से दूर होता है, जिसके कारण यह भूकंप क्षेत्र में आपको कम संभावनाएं देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा संभावना याद रखना आपको जो रिंग ऑफ फायर है उसमें होता है। तो एक मैप में आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको समझने की आवश्यकता है। रिंग ऑफ फायर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र से जो उत्पन्न होता है और आपको अमेरिका और पेरू के तट से होते हुए नाजका प्लेट होते हुए जो बेल्ट बनता है उसे रिंग ऑफ फायर या भूकंप परिप्रशांत महासागरीय बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट के माध्यम से आपको समझने की आवश्यकता होगी रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से देश आते हैं। आपको प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा गया, हम यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, किसी भी स्टेट पीसीएस बात करें, रिंग ऑफ फायर से प्रश्न पूछा है। अब ध्यान रखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से जो सटा हुआ देश कौन सा है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा। नाजका प्लेट है किन देश के सामने है, कॉकसस प्लेट किसके साथ किस देश के साथ किस देश में स्थित है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। लगातार हम बात करते हैं उसमें, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यही प्लेट देखिए, यह जो प्लेट है
आपको क्या है, अभिसारी प्लेट है। जो बड़े बड़े दरार देख रहे हैं ना, ये अपसारी प्लेट है, और छोटे दरार वाले जो ये देख रहे हैं ना, ये अपसारी प्लेट है। आपको ध्यान यही रखना है। तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि नाजका प्लेट कौन सा प्लेट है, अभिसारी या अपसारी, तो आपको यहाँ उत्तर देने होंगे इसी के मैप के आधार पर। तो इसे अच्छे से याद रखना। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पीटी में, मेंस में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो बीपीएससी मेंस और पीटी के लिए युक्ति आईएएस आपके लिए प्लान लेकर आया है, तो सभी लोग इसमें ज्वाइन कीजिए। बेहतर प्लान है। अब हम इस पर लगातार बात करते हैं। शॉर्ट टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को कल पाल कला का क्लास दे दिया गया था, आप उसे, आपको क्वेश्चन भी दे दिया गया है ग्रुप में, तो आप जाके उसे ज़रूर आंसर कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। बेहतर प्लान के साथ हम चीज़ें लेकर आए हैं। अब भूकंप के अगर आगे हम बात करें, अगर भारतीय क्षेत्र में हम भूकंप की बात करें तो भारत में भूकंप जोखिम जो है मानचित्रण किस रूप से किया जाता है, तो तकनीकी रूप से सक्रिय वलित हिमालय पहाड़ों की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप से प्रभावित देशों में से एक है, क्योंकि आपको वलित नवीन हिमालय पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। पूर्व में भूकंप और विवर्तनिक झटकों के आधार पर भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। पहले जोन 1 को हुआ करता था, जिसे हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र कम नगण्य के मात्रा में आते थे और नहीं के बराबर आए हुए हैं। अब नोट याद रखना, पूर्व में भूकंप के क्षेत्रों की गंभीरता के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, परंतु भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे BIS कहते हैं, कि पहले 2 क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर 4 भूकंपीय क्षेत्रों को विभाजित किया। और यह मानक जो भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करने एक आधिकारिक एजेंसी है। तो आप ध्यान रखिएगा, कौन भूकंपीय जोन के कोड को डिफाइन किया, तो BIS के द्वारा किया गया। अगर हम भूकंपीय जोन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भूकंपीय जोन के संदर्भ में, तो भूकंप 2 के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा मामूली क्षति वाले भूकंप जोन होते हैं। ध्यान रखिएगा जहां पर तीव्रता संशोधित मरकली तीव्रता पैमाने पर 5 से 6 तक आता है, तो इसे जोन 2 वाला कहेंगे। जिसमें कर्नाटक का पठार, देखिए कर्नाटक का पठार होगा भूकंप जोन में, इस कलर का जहाँ जहाँ होगा आपको यह जोन 2 वाला होगा। जिसमें आपको ध्यान रखिएगा जोन 2 राजस्थान का हिस्सा, उड़ीसा का शामिल किया जाता है। अब भूकंपीय जोन 3 में ध्यान रखिए पैमाने की तीव्रता 7 होती है। अब अनुरूप बनाया जाता है मध्यम क्षति वाले जोन, जिसमें लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु का हिस्सा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तेलंगाना, मध्य भारत इसमें शामिल है। तो इसे याद रखिएगा। भूकंप जोन 3 के तौर पर आपको कहाँ पर है, आपको ये क्षेत्र जितना पीला दिख रहा है सभी आपको भूकंप जोन 2 में 3 में आता है। अगर हम भूकंप जोन 4 की बात करें तो इसमें कितना तीव्रता होगा, 7 तीव्रता होगा। अनुरूप अधिक क्षति जोन होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, गोवा, पश्चिम बंगाल और एक छोटा सा हिस्सा गुजरात आपको इसमें ऐड कर लीजिए। सॉरी मुझसे गलती हो गया, एक लद्दाख क्षेत्र ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यह लद्दाख नए मैप के आधार पर लद्दाख भी आ जाता है, अर्थात जोन 6 में। अब हम बात करें भूकंपीय जोन 5 की बात करें तो यह क्षेत्र फॉल्ट प्रणालियों की उपस्थिति के कारण भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय है। फॉल्ट कहने का मतलब यहाँ पर प्लेट होगा, प्लेट इसी जोन पर होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें भूकंप 5 जो है सबसे अधिक संवेदनशील है। और यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से देश के भूकंप के कुछ झटके तीव्र, यहाँ पर 60 जो स्केल है उससे अधिक के भूकंप तीव्रता देखने को मिलता है। यहाँ 9 की तुलना में जो अधिक तीव्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लगभग 7 से 9 के आसपास आपको भूकंप की तीव्रता देखने को मिले, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र होंगे। आपको कौन सा क्षेत्र होगा, अभी हिमाचल प्रदेश छोटा सा क्षेत्र हिस्सा है, उत्तराखंड उत्तरी भाग होगा, इसी प्रकार के क्षेत्र आपको शामिल होंगे। बिहार का जो यह क्षेत्र है, देखिए बिहार का यह क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको भूकंप देखने को मिल जाएगा इस जोन के आधार पर। तो इस मैप को आप देख सकते हैं। अब किस जोन में कितनी प्रतिशत भूकंप आता है, प्रभावित होता है, यह आंकड़े दिए हुए हैं। जोन 5 10% का भारत के कुल आए भूकंप का 10.79% है। जोन 4 जो है आपको कितना 17.49। जोन 3 आपको भू क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। कितना भू क्षेत्र पर आपको यह प्रतिशत के आधार पर बताया गया, कितने जोन 2 कितने भूभाग पर है, भारत के कुल 40.93 भाग पर या प्रतिशत पर यह शामिल है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यही सब न्यूज़ आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसे आप लोग ज़रूर पीटी फैक्ट के तौर पर देख लीजिएगा। मुकेश अंबानी विश्व के सबसे 9वें अमीर आदमी बन गए, तो यह आंकड़े दिए गए हैं किस प्रकार से, तो पीटी फैक्ट निकाल लेना। गौतम अदानी अडानी कितने, तो 17वें नंबर पर आ गए हैं, तो ये आंकड़े दिए गए हैं आपको, यह आंकड़े पीटी फैक्ट के तौर पर देख लेना है। हम आगे बात करेंगे, ये सब आप स्वयं से भी करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसे भी रखिएगा आप लोग, यहाँ से भी प्रश्न वीवीआई तौर पर पूछा जाता है। उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन के आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल किया परीक्षण। अब देखिए उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन आधारित मध्यम दूरी तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण करने का दावा किया है। अब ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया अब उसके देश में विभिन्न रेंज वाले सभी सामरिक, परिचालन और रणनीतिक मिसाइलें के लिए परमाणु सक्षम ठोस ईंधन प्रणाली, अर्थात जिसमें ठोस, जिसमें हम किसी प्रकार के द्रव को भरकर भेज सकते हैं, उसके आधार पर यह प्रणोदक के तौर पर यूज़ करेगा। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की न्यूज़ चिंता में डालता है क्या, कि जब देश हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेस हो जाते हैं तो यह इंटर बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाते हैं, जो एक कॉन्टिनेंट देश से दूसरे कॉन्टिनेंट देश में जाकर हमला कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यह जो हाइपरसोनिक होगा, अगर हम इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल में यूज़ करने लगते हैं तो यह खतरा विश्व के लिए और भी बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, इसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोग को याद रखनी है कि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी गई है। पीडीएफ देगा मिसाइल का वर्गीकरण। अगर हम मिसाइल आमतौर पर उनके प्रकार, लॉन्च मोड, रेंज, प्रणोदक, वारफेड और मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत करते, इतने आधार पर हम किसी भी मिसाइल को वर्गीकृत करते हैं कि उसका प्रकृति कैसा है। अगर प्रकार के आधार पर करें तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। कितने प्रकार के मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्च मोड के माध्यम से बोले तो सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल होते हैं, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल होते हैं, सतह से समुद्र तक मार करने वाले, तट अर्थात समुद्री तट से समुद्र के क्षेत्र में मार करने वाले मिसाइल होते हैं, हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल होंगे। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। हवा के सतह से मार करने वाले, समुद्र से समुद्र में मार करने वाले, समुद्र से सतह पर मार करने वाले एंटी टैंक मिसाइल होते हैं। तो यह सब प्रश्न आप किस प्रकार लॉन्च मोड के आधार पर होगा, किस प्रकार से लॉन्च मोड के आधार पर। अगर श्रेणी के आधार पर हम बोले तो कम दूरी के मिसाइल होंगे, मध्यम दूरी के मिसाइल होंगे, इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, या अंतर महाद्वीपीय, इसी को इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कहते हैं। तो यह भी आपको जानकारी रखनी होगी, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल किस प्रकार से आपको काम करता है। इसी प्रकार के सारे ठोस प्रणोदक की बात करें तो प्रणोदक, ठोस प्रणोदक, तरल प्रणोदक, हाइब्रिड प्रणोदक, रेंजमिंग प्रोजेक्ट, जो आपको जो स्क्रैप जेट प्रोजेक्ट जो आपको मिसाइल होंगे, अर्थात कहने का मतलब हवा से ही बना लेगा, हवा में उड़ता रहेगा या हवा से ही ईंधन बना लेगा ऑक्सीजन लेकर। तो इस क्रायोजेनिक इंजन, जो आपको जानते हो क्रायोजेनिक इंजन, भारत भी इस पर उपलब्धि हासिल कर ले, इन सभी पर उपलब्धि भारत ने हासिल। वारपेट का हम देखते हैं। इसी तरीके से देखेंगे आगे तो हाइपरसोनिक मिसाइल, देखिए यहाँ पर सभी की बात की गई। आप इसे पीडीएफ जब मिलेगा, इसे आप आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, बस सिंपल सा साधारण शब्दों में बताया गया है, इसे आपको देख सकते हैं। अगर हम सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो यह कितना 2 से 3 मैक के, अर्थात मैक की गति के बराबर जो है आपको दूरी तय करती है। 2 मैक कहेंगे, 3 मैक कहेंगे, 5 मैक। हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक गति से 5 गुना अधिक दूरी पर क्या करता है, यह तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। क्रूज मिसाइल, जैसे भारत का ब्रह्मोस 2 विकसित किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल आता है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल भी अपना क्षेत्र देखिएगा, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी इससे ले लेनी है पीडीएफ से, ताकि हम आगे के न्यूज़ को कवर कर लेंगे। 1 घंटा हो गया, 10 बज गया है, तो इसे हम लोग कवर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कितना प्रतिशत, 7.4% दर से आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें आज के पेपर एनालिसिस में संपादकीय को, तो ध्यान रखिएगा, मजबूत होती स्थिति से चिढ़ता है चीन, तो इस पर संपादकीय आया है। तो क्यों है, देखिएगा, भारत का जो भी भूकंप, जो भी आपको क्षेत्र है जो चीन के साथ मिला, वो हमेशा क्या है, विवादित। यह अक्साई चीन जो भारत और चीन का है, और यह जो क्षेत्र देख रहे हैं रेड कलर का, जिसमें सेंट्रल सेक्टर हम बोलते हैं, चाइना का ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश अभी विवाद में, जहां पर आपको कुछ अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों का नामकरण कर दिया चीन इस प्रकार का दादागिरी हमेशा करता है। वो बिना आपको भूमि पर अधिकार उसका होता नहीं है, फिर भी वो क्या करता, देखते हैं ना, कोई प्लॉट जिसका नहीं होता है फिर भी दादागिरी करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको शक्ति इतनी आ जाती है, वो बताता कि हम ही बाहुबली है उस क्षेत्र के। तो आपके ज़मीन पर जाके खुट्टा गाड़ देगा और बोलेगा कि यही मेरी ज़मीन है। आप
कोर्ट केस करते हैं, वो प्रक्रिया के बाद आप उस पर जीत अर्जित करते हैं। पर यह इतना धूर्त होगा, वो उतना शक्तिशाली होगा, उसे अपना ज़मीन बताने को हर एन के एन पराक्रम करेगा। पर वास्तविक रूप से जिसके लिए कागज़ होगा, जिसके पास साक्ष्य होगा, वही तो उसे दावा करेगा ना। पहले तो एक तिब्बत क्षेत्र चाइना का नहीं हुआ करता था, तो हमारी सीमा जब तक तिब्बत चीन के साथ नहीं मिला हुआ था, जब तक उसे अधिग्रहण नहीं कर लिया था, तिब्बत हमारी सीमा हुआ करती थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर हम बात करें। तो जब चीन ने इसे हड़प लिया तो चीन का सीमा सारे हमारे क्षेत्रों में आने लगा। यही समस्या उत्पन्न कर दिया चीन के अवसरवादी या विस्तारवादी नीतियों के संदर्भ में। आप देखते होंगे इसके पड़ोसी चीन के जितने पड़ोसी देश हैं, अगर इधर हम ताइवान की बात कर ले, जापान की बात कर ले, हांगकांग की बात कर ले, छोटे छोटे जितने देश हैं वो इसके विस्तारवादी नीति से प्रभावित है। अगर दक्षिणी चीन सागर नॉर्थ डैश लाइन की हम बात करें, जहाँ पर वो यह बताता है कि यह हमारा सागर है, पर सागर का नियम क्या है, तट से हम कितने दूरी तक हम संसाधनों का वितरण कर सकते हैं, कितना हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, यह अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के आधार पर चलता है। तो यही मामला आपको इसके संदर्भ में देखने को समझना होगा। इसका विस्तारवादी नीति हमेशा काम करता है, जिसमें वह क्या बोलता है कि हम क्या काम करेंगे, विस्तारवादी और वर्चस्ववादी प्रवृत्ति को अपनाता है और भारत के नियंत्रण रेखा LAC की हरकतों से बाज नहीं आता। चीन सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा किया, अक्साई चीन को हड़प लिया और अब उसी कारोकरम के रास्ते पाकिस्तान को जोड़कर हिंद महासागरीय क्षेत्र बंदरगाह ग्वादर तक पहुंचने के सी पैक सफल बनाने के लिए लद्दाख क्षेत्र में गंभीर खतरा बना हुआ है। हाल ही में आपको देखेंगे कि बंगाल में कह रहा हूँ, लद्दाख में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं जो वांगचू हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। लद्दाख पर हमेशा चीन का दबाव बना रहता है। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश का यात्रा किया जाता है, जिसमें 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित सेला जो सुरंग है उसका उद्घाटन। इसी के संदर्भ में चीन अपना प्रतिरोध करता है और अरुणाचल प्रदेश में झूठी आपत्ति दर्ज कर देता है, रखते हुए चीन की अपनी प्राचीनता को जोड़कर बताता। चीन अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है, चीनी नाम देता है जनानंग, याद रखिए क्या नाम देता है, जंगनन देता है, चीनी नाम देता है और यही विवाद क्रिएट कर देता है। चीनी रक्षा मंत्री जो प्रवक्ता है झांग जो है सियोंगनोंग, ध्यान रखिए 15 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए कहते हैं कि तिब्बत सिंजांग चीनी नाम दक्षिणी हिस्सा यानी चीन के क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। तो यह इनको पता नहीं है कि भारत के साथ आने वाले समय में इसके रिश्ते कैसे होने वाले। मैंने आपको पहले भी बताया, चीन है ना लात का भूत है ना, ये बात से नहीं समझेगा। इसको बात से समझाने के लिए ना आपको टेबल पर लाना होगा। यह देश ऐसे होते हैं ना, क्या करेगा कि आपसे आंख मिलाएगा, सीना जोरी करेगा, पर प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं करेगा। आपको मैंने हाल ही में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है ना, जो खुला वार नहीं करता है, वो क्या करके छिप छिप के आपको वार करेगा, आपको अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल कमज़ोर करेगा। इसी प्रकार की नीति को अपनाता है। जिस दिन यह प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई करेगा औंधे मुंह गिरेगा। रीजन उसके पीछे, इसकी सेना को कभी भी प्रत्यक्ष लड़ाई करने की ट्रेनिंग है ही नहीं, है ना। आज तक इस चीन देश ने कभी भी किसी देश के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ाई नहीं की। अगर हम 1962 की बात करें ना, 62 की स्थिति यह थी कि हमारा नेतृत्व ही कमज़ोर था उस समय निर्णय लेने को, कि सही समय पर सही तरीके से निर्णय नहीं लिया था। नहीं तो उस समय भी चीन है ना औंधे मुँह गिरता। अगर निर्णय क्या होता, जैसे इंदिरा गांधी ने सही समय पर बांग्लादेश के संदर्भ में, पूर्वी पाकिस्तान के संदर्भ में निर्णय लिया था। अगर सही समय पर सही निर्णय लिए जाते तो चीन भी 1962 में हमें नहीं हरा पाता। रीज़न उसके पीछे कि उसकी सेना को यह ग्राउंड लेवल पर लड़ाई करने की टेक्निक उसको पता ही नहीं, उस पर वो अभ्यास ही नहीं कर पाया है, क्योंकि ऐसी युद्ध किसी के साथ वो किया ही नहीं है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर बार बार मामला होता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के क्षेत्र दबाव में होते हैं और यह खारिज करता है। यही सब मामला चल रहा है, लगातार बात हो रही है इसी पर कि यह चीन परिवर्तन कर देगा, इसको लेकर बातें चल रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, चीन और भारत के संबंध में जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर समाधान केवल जटिल है बनाया जा रहा है। उसके सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति बाधित की जा रही, दोनों देशों के बीच टकराव तेज हो रहे। ये सब मामले लगातार बढ़ेंगे। दो देश के बीच जब भी विवाद होगा तो ये सब मामले आएंगे ही आएंगे। पर चीन समझौते के विपरीत काम करता है, आगामी प्रतिबद्धताओं को मुकर रहा है, तो यह टेबल पर आना ही नहीं चाहता है। तो मैंने कभी आप लोगों को बताया था, याद है, कि हम मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बेहतर कर लें और उसके उत्पादन जो चीन उत्पादन कर रहा है उसका हम क्या करें,
बाजार बने, सस्ते बाजार बने, तो ध्यान रखिएगा हम विश्व में चीन की प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि चीन किसके बल पर वो कूद रहा है ज़्यादा या दबाव दे रहा है, उसको आर्थिक सबल प्राप्त है, आर्थिक बल प्राप्त है। और चीन को आर्थिक बल कैसे प्राप्त हो रहा है? क्योंकि सस्ते सामान वो विश्व को दे रहा है, सस्ते सामान विश्व को दे रहा है। तो सस्ता सामान जो भी देगा तो खरीदार इसके पास अधिक होंगे, खरीदार अधिक होंगे, तो खरीदार अधिक होंगे तो इसको डॉलर दे रहे होंगे या चीनी मुद्रा में पैसे दे रहे होंगे, तो इसके पास अतिरिक्त पैसा आ रहा है ना। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन की प्रतिद्वंद्विता को इस लेवल पर समाप्त करे मैन्युफैक्चरिंग के। अगर किसी मूल्य को, मान लीजिए एक वस्तु बनाया जाता है, यह वस्तु कुछ बनाया गया है विश्व के देशों के द्वारा, इसे बनाया जा रहा है मान लीजिए $1 में, ठीक है ना, डॉलर से नहीं समझिए, 100 रुपया से समझिए, 100 रुपया में बनाया। चीन इसे क्या करता है, 10 रुपया में बना देता है। तो बताइए कोई देश किसी अन्य देश से, विकसित देशों से या उन देशों से 100 रुपया में खरीदेगा ही? आप ही बेस लेवल पर समझिए, 10 ही रुपया पर खरीदिएगा। और चीन क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर क्या करता है, रिसर्च करता है। भारतीय बाजारों को इससे समझता है। आप समझते हैं, हमारे हिंदू रीति रिवाज के कल्चर को, उसके कल्चर के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट को भेजता है। दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, या इस प्रकार से ईद का समय हो, तो वो सारे आइटम वो भेजेगा चीन भारत में। यहाँ के कल्चरल से प्रभावित है, बच्चों के आइटम्स भेजेंगे, बच्चों के खेल खिलौने भेजेंगे जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, सस्ता भी देता है और रिसर्च एंड R&D भी करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है इस क्षेत्र प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो यह क्या करता है कि किसी भी देश के मोनोपोली को क्रिएट कर लेता है कि हाँ उसी देश का कंपनी उसका प्रोडक्ट बेच रहा है। तो जब तक इस क्षेत्र पर काम नहीं करेगा भारत, और भारत उभरता हुआ इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा, विकसित होता हुआ इकोनॉमी है, तो भारत अगर इस क्षेत्र में काम करता है तो जो चीन के लिए यह रूट बना है ना, वही भारत के लिए रूट बनेगा। तो भारत के लिए जब रूट बनेगा तो अब वस्तु, अब मान लीजिए, अब सिंपल सा देखिएगा एक चीज़ कि दो देश है, चीन इधर, इधर भारत है, और कोई वस्तु बना रहा है, वस्तु निर्मित हुआ, यह कितना रुपया में हुआ, 10 रुपया में हुआ, मान के चलिए। चीन भी बना रहा है और भारत भी बना रहा है। अब देशों के पास विकल्प क्या है, तो किन को खरीदेगा, किन से वस्तु खरीदेगा? क्या कोई वस्तु चीन के साथ खरीदना चाहेगा कोई देश, या भारत के साथ खरीदने पर? तो ध्यान रखिएगा, जब इस बेस पर आ जाएगा, समानता के आधार पर आ जाएगा, एक ही वस्तु का मूल्य आ रहा है, तो सभी देश भारत से सामान खरीदेंगे। रीज़न उसके पीछे है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, रीज़न उसके पीछे है, जब हम लोकतांत्रिक देशों से वस्तुएं खरीदते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या होते हैं, लेन देन करना शुरू करते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय समूहों के सामने क्या होते हैं, लोकतांत्रिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। और यही हमें समाजीकरण करेगा, वैश्विक समाजीकरण करेगा। और यही समाजीकरण क्या करेगा, हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ लेकर आएगा। तो जो छोटे छोटे देश हैं ना, वो उनका मजबूरी होगा कि भारत के साथ हम इस प्रकार के रिश्ते बनाएं, क्योंकि भारत आने वाले समय में, वो सुरक्षा परिषद की बात हो, बड़े बड़े मंचों की बात हो, वो समान स्तर पर देखा जाएगा, उसकी बात हमेशा रखी जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, या इस प्रकार का जो विकल्प देता है भारत, वो कोई देश नहीं देता है, जहाँ सभी राष्ट्रों को एक साथ लेकर जाने की बात करता है। तो ऑटोमेटिक जो यह मूल्य पर जो वस्तुएं खरीदी जाएंगी ना, जो छोटे देश अभी चीन से खरीद रहे हैं, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे भारत की तरफ। और यही एक रणनीतिक जीत होगी, जिसके आधार पर चीन है ना, हमारे इन क्षेत्रों पर कभी दावा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय आर्थिक सबलता हमारे पास होगी, हम उनके इन दावों को खारिज करेंगे। हमें बस कहने मात्र का समय होगा। अगर अभी भी मान लीजिए भारत के सारे देश के वासी जो अगर बाइकआउट कर दें, तो चीन इन सारी नीतियों को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। पर हमारे यहाँ क्या है, क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र, भाषा, रहन सहन, पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर क्या है, भाई भतीजावाद है। हम क्यों करेंगे, हम ज़्यादा बुद्धिजीवी बनते हैं, हम बुद्धिजीवी है नहीं, फिर भी ज़्यादा बुद्धिजीवी देखने को मिलते हैं। अगर जापान का एग्जाम्पल दिया जाए, जापान अगर देश की सरकार बोल देती है कि हम, बोल नहीं देती है, समझिएगा, जापान की सरकार अगर किसी देश के साथ संबंध खराब हो रहे, तो वहाँ की जनता सरकार के बोलने से पहले ही निर्णय लेती है, उन देश की प्रोडक्ट को नहीं आने देंगे। तो वो राष्ट्रवाद वहाँ दिखता है
नसों में, डीएनए में हमारे राष्ट्रवाद को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, हमारे राष्ट्रवाद को साबित करना पड़ता है कि हम राष्ट्रवाद है। और जो बुद्धिजीवी अधिक जो लोग हैं उनके राष्ट्रवाद पर हमेशा प्रश्न चिन्ह करते हैं। आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे, देखिएगा, तो यह कहाँ से हमारे यहाँ सफल होगा। इसलिए इस क्षेत्र में भारत को और भी बेहतर विकल्प से काम करना हो। कुल मिलाकर यही बात हो रही है इन सारे चीज़ों को लेकर। तो इस न्यूज़ को, पेपर को अच्छे से देखिएगा, हम बात करेंगे। यहीं पर देखिए, चीन को जिस भाषा में है उसी भाषा में जवाब देने की बात हो रही है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसका जो असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा, उनके द्वारा यह सुझाव दिया कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश जो विभिन्न क्षेत्रों बार बार नाम बदलने की बात हो रही, हरकत होती है, तो जैसे को तैसा का जवाब देने हमें तिब्बत का तमाम जगहों का नाम बदल देना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? वस्तुतः चीन सबसे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों का नाम बदल दिया। उसके बाद उसने 2021 में 15 नामों को, 2023 में 11 जगहों का नाम बदला, तो उकसाई हरकत के आधार पर अंजाम दिया। तो क्या ऐसे हम 62 जगहों का जो अब तक 62 जगहों का नाम बदला है, तो क्या हम इस ऐसे प्रक्रिया कर सकते हैं? तो देखिए, नाम बदलने से कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारे सैनिकों का क्या वर्चस्व है, हमारे सैनिकों का वहाँ कब्जा है। तो नाम बदल देने से क्या हो जाएगा? बस समझिएगा, हमको सही समय का इंतजार करना है, अगर मान लीजिए अभी उसकाए में आ गया, लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो जो हम विकसित पहले होने की नीति पर काम कर रहे हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। फिर संसाधन पूरा उधर डेवलप, उधर शिफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हमें और भी चीज़ें दिक्कत होगी। अगर व्यवहारिक स्तर पर बात हम करें, राजनीतिक तौर पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि टीट फॉर टैट हम का कॉन्सेप्ट अपना लें, पर यह कहीं ना कहीं व्यवहारिक स्तर पर अभी सही नहीं हुआ। क्यों? रीज़न है कि विकसित देश के, जब तक हम लोग विकसित देश ना बन जाए, हम संसाधनों के स्तर पर, हम वितरण के स्तर पर, हम देशों के समूहीकरण के स्तर पर, बड़े बड़े मंचों पर हम अपनी दबाव को, धाक को बेहतर ना कर ले, हम इस प्रकार का कोई भी कदम लेंगे ना, तो वो स्वयं के स्तर पर होगा, स्वयं का। अब मान के चलिए, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, या इजराइल और फिलीपींस के बीच लड़ाई चल रही है, अमेरिका वहाँ क्यों आ रहा है? रीज़न उसके पीछे यह नहीं है कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता है, रीज़न उसके पीछे और भी है। अगर हम इस राष्ट्र को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका का धाक कम होगा, ठीक है ना। तो भारत भी इसी संदर्भ में लाभ ले सकेगा आने वाले समय में, कि हम बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम मजबूत होंगे, तभी तो ये कर पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे, आपको याद होगा कहावत एक है, अगर शेर 2 पैर कदम पीछे चलता है, इसका मतलब वो पीछे नहीं जाता, डरता नहीं, किसी बड़े कदम के लिए वो घात बनाए रखता है। यही कॉन्सेप्ट पर वर्तमान में चलनी चाहिए सरकार को। मेरी तरफ से यही समझ विकसित होती है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, सही समय पर सही घाव करने का प्रयास है। तब तक हम क्या करेंगे? हम तब तक अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, भावनाओं के तौर पर मजबूत करेंगे, वैश्विक मंचों पर हम अपने आप को क्या करेंगे? सबल करेंगे। तीसरा कि जब हम औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन करते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसके क्षेत्र में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा जो क्षेत्र है और भी व्यापक हो, डिमांड और भी क्रिएट हो। कोई देश, अगर भारत पर कोई देश किसी प्रकार का दबाव डाल रहा है, किसी प्रकार का घात लगा रहा है, तो दूसरे देश हमारे लिए खड़े हो जाए ऑटोमेटिक। रीज़न है कि हम अगर भारत को कुछ नुकसान होगा, इसकी पूंजी समाप्त हो जाएगी। तो यह क्या होगा? आने वाले समय में ही हो पाएगा। तो हम उस प्रकार की नीतियों पर चल सकते हैं। और चीन ऐसे नहीं कि आज उठा कल युद्ध कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? बदलने दीजिए, पर ध्यान रखिएगा, समय आने पर हम जरूर घात करने की स्थिति में होंगे। ऐसी सरकार ऐसी बातें करती है, तो हम वेट करेंगे फिर उस समय का। तब तक तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर न्यूज एनालिसिस के साथ कल आएंगे। तब तक के लिए कुछ लिंक, महत्वपूर्ण लिंक दिए रहते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, युक्ति है इसका ऐप लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा दी, इसका लाभ लीजिएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।